हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 के भूगोल को पढ़ने वाले हैं। उसके भाग का की जो है उसके 6वें पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। 6वें पाठ में है भू आकृत प्रक्रियाएं। इसके डिटेल वाला भाग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको ना देखें तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 11 के भाग 1 के पाठ 6 भू आकृत प्रक्रियाएं के प्रश्नोत्तर। देखते हैं। पहला प्रश्न है, भूआकृत प्रक्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करो। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव व रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल में परिवर्तन करने वाली क्रियाओं को भूआकृत प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है, मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताओ। अपक्षय द्वारा मृदा का निर्माण होता है। जैसे देखिए, नदी द्वारा जो जल बहा कर ले जाया जाता है, तो फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो नदी क्या करती है, अपने साथ जल को तो लेके चली जाती है, लेकिन जो धूल कण अपने साथ लेती है उसको क्या करती है, वहाँ पर छोड़ के चली जाती है। तो धीरे 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 वहाँ पर क्या होता है, टीले का निर्माण हो जाता है और फिर वहाँ पर मृदा का निर्माण होता है। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न देते हैं। विभिन्न भू आकृत प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले दो प्रमुख कारक लिखिए। तो तापमान व वर्षण भू आकृत प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। चौथा प्रश्न है, बृहत संचयन के लिए कौन सी शक्ति सहायक होती है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बृहत संचलन में सहायक होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति या बल। पांचवा प्रश्न है, मलबा अवधान को स्पष्ट कीजिए। मलबा अवधान तीव्र संचालन की एक प्रकार घटित होता है। तीव्र संचालन का ही एक प्रकार घटित होता है। यह हिम अवधान की तरह होता है तथा वनस्पति आवरण युक्त आर्द्र प्रदेशों में अधिकतर होता है। तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, निक्षेपण क्या है। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। जब ढाल में कमी आ जाती है तो निक्षेपण शुरू हो जाता है। ओके। मृदा क्या है। मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है जिसमें जीवित पदार्थ तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है, उसे मृदा कहते हैं। अगला है, भू आकृत कारक क्या है। प्रकृति के तत्व को धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, जैसे हिम, जल, वायु आदि, उन्हीं भू आकृत कारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 9वां प्रश्न, पेडालॉजी विज्ञान किससे संबंधित है। पेडालॉजी विज्ञान मृदा विज्ञान से संबंधित है। ठीक ना। अगला है, बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है। तो बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्मित वायुमंडलीय ऊर्जा तथा धरातल की ढाल प्रवणता से प्राप्त करती है। नेक्स्ट है, बहिर्जनित प्रक्रियाएं पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करती है। इसका क्या कारण है, क्योंकि तो इसका कारण, जो मूल कारण है, पृथ्वी पर पृथक पृथक स्थानों पर तापमान और वर्षण की भिन्नता पाई जाती है, इसलिए भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग कार्य करती है। अगला है, अनाच्छादन क्या है। विभिन्न बहिर्जनित भू आकृत प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, बृहत्क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि के कारण धरातल की चट्टानों का ऊपरी आवरण हट जाता है, उसे ही अनाच्छादन कहते हैं। नेक्स्ट है, अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय उस यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसके कारण शैलें एक ही स्थान पर टूटती फूटती अवघटित है। नेक्स्ट है, रासायनिक अपक्षय क्या है। रासायनिक अपक्षय को एक उदाहरणों से समझा जा सकता है। नमक की एक डली को आर्द्र स्थान पर रखने से वह गलकर खत्म हो जाता है। लोहे को खुले व आर्द्र स्थानों पर रखने से उसमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे नष्ट होकर पृथ्वी में मिल जाता है। नमक का गलना एवं लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रियाएं हैं। यही प्रक्रिया चट्टानों के साथ होती है, तो इसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपक्षय प्रक्रिया का क्या महत्व है। चट्टानें छोटे टुकड़ों में बंटकर मृदा निर्माण में सहायक होती है। अपक्षय चट्टानों में मूल्यवान
खनिजों में जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा आदि के संकेंद्रण में सहायक है, क्योंकि अपक्षय के कारण अन्य पदार्थों का निच्छालन हो जाता है और वे स्थानांतरित होते जाते हैं एवं खनिज तक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है बृहत संचलन क्या है। शैलों को मलबा छोटे या बड़े रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद व तीव्र गति से स्थानांतरित होता है, इसे ही बृहत संचलन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, अपर्दन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रवाहित जल, भौम जल, हिमायनी वायु, लहरों एवं धाराओं द्वारा शैलों को काटना, खुरचना एवं उससे प्राप्त मलबे या अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट है तल संतुलन किसे कहते हैं। प्रकृति ने धरातल पर कहीं ऊंचे पहाड़ और कहीं गहरी घाटियां बनाई है। अपर्दन की विभिन्न कारकों के माध्यम से उच्च व उच्च के मध्य इस अंतर को कम करने को तल संतुलन कहते हैं। अब देखते हैं बड़े वाले प्रश्न। नेक्स्ट पहला प्रश्न है जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक हैं। तो जैविक क्रियाएं से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। चींटी, दीमक, केचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का मृदा निर्माण में अत्यधिक महत्व है। ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केचुए वाले रसायन मिट्टी का गठन करने में सहायक होते हैं। इन चीज़ों द्वारा बिल खोदने के कारण मृदा की सतहों में ही परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न है चट्टानों के अपक्षय की रासायनिक प्रक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, समझाइए। रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। पहला विलयन से। तो विलयन क्या है। चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम। भारत की मिट्टियों में नाइट्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खासकर काली मिट्टी में। इस तरह अधिक वर्षा की जलवायु में ऐसे खनिजों में से युक्त शैलें अपक्षयित हो जाती है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट। वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है और यह अम्ल चूना युक्त चट्टानों को घुला देता है। तीसरा है जलयोजन। कुछ चट्टानें जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेती है और फैलकर कमजोर हो जाती है और बाद में टूट जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का अच्छा उदाहरण है। चट्टानों में ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से यह प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल के मिलने से होती है। लोहे पे जंग लगना ये वस्तुनिष्ठ से पूछा जाता है, किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण के। नेक्स्ट है भौतिक अपक्षय क्या है, यह कितने प्रकार का होती है। तो भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियों का अदल बदल कर जाना आना जैसे कारक जिम्मेदार हैं। ये निम्नलिखित से होते हैं। पहला भार विहीन कारक, तापक्रम में परिवर्तन, हिमकरण एवं तुषार बेजिंग, लवण अपक्षय, जैविक अपक्षय, ये भौतिक अपक्षय के कारण है। अपक्षय की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सचित्र समझाइए। पहला अपसल्कन, संकुचन एवं विस्तारण, हिमकरण। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, थोड़ी मैं जूम करता हूँ। अपसल्कन, ये अपसल्कन का चित्र है, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अपसल्कन। अपसल्कन की इस प्रक्रिया में चट्टानों की परतें प्याज की छिलकी की तरह उतरती है। ऐसा गुंबद आकार की भू आकृतियों में होता है। इनके ऊपर की परत अपर्दन के कारण हट जाती है और परतदार पट्टियां विकसित हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा है संकुचन एवं विस्तारण। शैलों में मौजूद खनिज तापमान बढ़ने से फैलते हैं और तापमान कम होने से सिकुड़ते हैं और यह प्रक्रिया से शैलें कमजोर होती जाती है। इस चित्र को आप देख सकते हैं। तापमान के गिर जाने से ही क्या होती है, फैलती है और फिर बढ़ती भी है, मतलब संकुचित भी होती है। तो इस चित्र को आप अवलोकन करेंगे, इस चित्र का। ओके, आप देखते हैं। नेक्स्ट जो है हिमकरण तुषार वेजिंग। शैलों की दरारों में जल भर जाता है एवं तापमान गिरने से जल हिम में परिवर्तित हो जाता है।
हिम बनने से आयतन बढ़ता है और शैलों पर दबाव बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से शैलें टूट जाती है। इस प्रक्रिया को आप देख लीजिएगा क्या होती है। तो ये जब परिवर्तन होते हैं, ये दबाव के बनते शैलें टूट जाती है। तो इस चित्र को आप देख लीजिएगा, तापमान में परिवर्तन, चट्टानों का छोड़ टूटना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, तीव्र संचयन प्रक्रिया क्या है, यह कितने प्रकार से घटित होती है। तो पहला उत्तर होगा आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मंद एवं तीव्र वनस्पतिहीन ढालों पर जलयुक्त मिट्टी या गाद का तेजी से खिसकना तीव्र संचयन कहलाता है। यह प्रक्रिया कई तरीके से होती है। पहला अवसर्पण, जब संतृप्त पदार्थ पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी बनाते हुए सांप की तरह नीचे खिसकते हैं तो यह अवसर्पण कहलाता है। कीचड़ प्रवाह, बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय हुआ पदार्थ भारी वर्षा के कारण कीचड़ बन जाता है और तेजी से कीचड़ की नदी के रूप में ढालों से घाटियों की ओर बहने लगता है और यह घटना बहुत विनाशकारी सिद्ध होता है। कीचड़ प्रवाह जो होता है। नेक्स्ट है मलबा अवधान, यह प्रक्रिया तीव्र ढालों में होती है जिससे मलबा चट्टानों के टुकड़े कीचड़ प्रवाह से भी तेज गति से नीचे जाता है। इनको आप इस चित्र का अवलोकन करके आप देख सकते हैं। तीनों आपका मतलब इस चित्र में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, अपक्षय मृदा निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ मृदा निर्माण के लिए आधार का कार्य करती है। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़े गले अंश मिलते हैं जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। इस मिश्रण में रंध्रों में जीवन के लिए आवश्यक गैस ये जल में घुले हुए पोषक खनिज भी मिल जाते हैं। इस तरह लंबी समय अवधि में मृदा मिश्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन से हैं। ये कारक किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। तो मृदा निर्माण में जो निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है, पहला जलवायु से, दूसरा मूल पदार्थ से, उच्चावच से, जैविक क्रियाएं से और समय से। तो देखते हैं सबसे पहले जलवायु से। जलवायु मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी की उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचता है। नेक्स्ट है मूल पदार्थ, जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है मिट्टी का प्रकार वैसा ही होता है। उदाहरण, दक्षिण भारत की मिट्टी वहाँ की आधार शैल के कारण काली है। उच्चावच, पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की मोटाई अधिक होती है। जैविक क्रियाएं जो होती है तो वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थित मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। नेक्स्ट है समय, लंबी कालावधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध एवं उपजाऊ होती है। तो इसका मृदा निर्माण के कारक को आप इस प्रक्रिया से आप देख सकते हैं कैसे वो प्रभावित करती है। ठीक है ना, चट्टान है, इसका निर्माण करती है, खनिज मृदा होती है, फिर मृदा बनता है, फिर ह्यूमस होता है, फिर वनस्पति होता है, फिर ये जलवायु। तो मतलब जल कैसे प्रभावित करती है, जिसके परिणाम इस प्रकार निकलते हैं। मृदा ह्यूमस प्रभावित करती है, वनस्पति भी, ये एक दूसरे से मिले जुले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, वे कौन से कारक हैं जो बृहत संचलन की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। बृहत संचलन की प्रक्रिया से पीछे अनेक कारक कार्य करते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला, प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार को हटाना, ढालों की प्रवणता की ऊंचाई में बढ़ोतरी, पदार्थों के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्त तथा ढाल से पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर पदार्थ अथवा भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट अथवा मशीनों का कंपन, प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई। 9वां प्रश्न है, बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न क्यों होती है। ये निम्नलिखित कारक है। पहला है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित हैं जो कि आछंसी, मौसमी तथा जल थल विस्तार में भिन्नता के कारण पैदा हुए हैं। दूसरा, वनस्पति का घनत्व, प्रकार व वितरण जो विशेषतः वर्षा तथा तापक्रम पर निर्भर करता है।
बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष असर डालता है। दूसरा है विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायविक तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, सूर्यमुखी ढालों पर सूर्य विमुख ढालों की तुलना से ज़्यादा सूर्य या ताप प्राप्ति के कारण स्थानीय भिन्नता का मिलना। चौथा, वायु का वेग तथा दिशा, वर्षा की मात्रा एवं प्रकार, उसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम का स्तर, दैनिक स्तर, हिमकरण तथा पिघलना की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई आदि में फर्क के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के भीतर भू आकृति प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। पांचवा है यदि जलवायविक कारक समान हो तो बहिर्जनित प्रक्रियाओं की गहनता शैलों के प्रकार तथा संरचना पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न प्रकार के शैलें अपनी संरचना में विभिन्नता के कारण भू आकृति प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिरोध करता है, पेश करती है। एक खास शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण तथा अन्य प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 10वां है, अंतर्जनित और बहिर्जनित दोनों ही बल पृथ्वी निर्माण के समय से अपना कार्य बहुत ही अनुशासित तरीके से करते हैं आ रहे हैं, किंतु वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने से इनकी गति में असामान्य वृद्धि हुई है। क्यों? उत्तर होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्जनित बल पृथ्वी पर उच्चावच संबंधी विभिन्नता उत्पन्न करते हैं, जैसे पठार, पर्वत, मैदान आदि भू आकृतियों का निर्माण करना, और बहिर्जनित थल बल धरातल पर उत्पन्न इस विभिन्नता को समान करते हैं, किंतु वर्तमान समय में मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना आरंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भाग बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि त्रसादियों से जूझ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड, केदारनाथ में आई बाढ़ हो या कश्मीर में आई बाढ़ या नेपाल में आया भूकंप, इस सब के लिए सीधे तौर पर मनुष्य ही उत्तरदायी है, क्योंकि धरातल के भाग को बनने में बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगता है, किंतु मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग, कुप्रयोग के कारण संभाव्यता से अधिक तीव्र गति से ह्रास किया है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को रूप दिया है और अभी भी दे रही है, उनमें साम्यता बना ली जाए तो निश्चित रूप से मानव द्वारा किए जा रहे हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, आज का जो लास्ट प्रश्न है, मिट्टी के निर्माण में सक्रिय और निष्क्रिय कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ सक्रिय घटक है एक्टिव फैक्टर्स और एक तरफ पैसिव फैक्टर्स या निष्क्रिय घटक। तो सक्रिय घटक क्या होती है? जलवायु तथा जैविक क्रियाएं घटित सक्रिय घटक है। मूल पदार्थ, धरातल तथा समय निष्क्रिय घटक है। दूसरा है इन घटकों द्वारा मिट्टी में परिवर्तन क्रिया होती है। ये घटक अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते। इन घटकों तथा अपघटन तथा विघटन होता रहता है। ये घटक कोई क्रिया नहीं करते। इन घटकों द्वारा मिट्टी निर्माण में कम समय लगता है और इन घटकों द्वारा मिट्टी निर्माण में अधिक समय लगता है। इन दोनों में हो गए अंतर। तो आज हम पढ़ लिए पाठ 6 के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो में कमेंट्स करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।